आज के इस मोस्ट आइकॉनिक क्लास में हम सब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, आज इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। इसके पैराग्राफ नंबर 17 से पैराग्राफ नंबर 24 को आज हम कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, 2 वीडियोस ऑलरेडी इस चैप्टर की आ चुकी हैं, जिसमें पैराग्राफ नंबर 16 तक हमने कवर किया था। आज के इस क्लास में हम पैराग्राफ नंबर 24 तक यानी कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं आज इस क्लास के माध्यम से। तो आइए आज की इस खूबसूरत सी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिस पर हर भारतीय को नाज है और होना भी चाहिए। ये है ही ऐसी। मैंने पहले दिन आप लोगों से एक वाक्य कहा था कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम भारत में रहते हैं। तो भारत की इस महान संस्कृति को जो हमें विरासत में मिली है, इसे संभालने की, इसे संजोने की जवाबदेही भी हमारी है और हम कर्तव्यबद्ध हैं कि हम अपने इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति में और 4 चांद लगाएंगे। शायद इसीलिए हमें पढ़ाया भी जा रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसे है, एक निबंध है जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था, जिनका जन्म 1869 में हुआ और डेथ 1948 में हुई। सबसे पहले स्टूडेंट, हम अपने इस चैप्टर के उन हाईलाइट पॉइंट्स को देखते हैं जिसकी स्टडी हम कर चुके हैं अपने लास्ट 2 क्लासेस में। केवल हाईलाइट्स लिए जाएंगे। महात्मा गांधी से रिलेटेड ये 3 कॉन्सेप्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इन्हें अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें आप कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और डेथ इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई। महात्मा गांधी इंडिया में बापू और फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ये बात हमारे लिए नई बिल्कुल नहीं है। और महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 में आए और 1948 तक ये भारत की राजनीति पर डोमिनेटेड रहे, छाए रहे, इनका वर्चस्व रहा। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं आपके लिए, आप इन्हें जरूर याद रखिए। अब हम देख रहे हैं हाइलाइट्स इन चैप्टर्स में, जो हमने पैराग्राफ नंबर 9 से पैराग्राफ नंबर 16 तक कल की क्लास में कवर किया था। इसी के हाइलाइट्स देखते हैं, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। उन्हीं चीजों को मैंने यहां हाइलाइट्स में आपको दिखाने की कोशिश की है। इंडियन सिविलाइजेशन ये एलिवेट करता है यानी कि ऊपर उठाता है, आगे बढ़ाता है मोरल बीइंग को यानी कि मानवता को, इंसानियत को। वहीं अगर बात करें यूरोपियन सिविलाइजेशन की, तो ये प्रोपगेट करता है, प्रचार करता है इमोरलिटी का यानी कि अनैतिकता का। ये बात हमने अपने पैराग्राफ नंबर 9 में पढ़ा था। इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो सभ्यता है वो बेस्ड है, आधारित है ऑन बिलीफ इन गॉड, भगवान के भरोसे पर, जबकि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है यानी कि ईश्वरहीन है। वह ईश्वर में भरोसा नहीं करती है, वो साइंस पे यकीन करती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, क्या है ये? तो ओनली द वर्शिप, ये केवल पूजा है ऑफ मटेरियल यानी कि वस्तुओं की, ये वस्तुओं की सिर्फ पूजा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, वॉज
थी इंगेज्ड यानी कि व्यस्त, पश्चिमी सभ्यता व्यस्त थी इन मेकिंग बनाने में वंडरफुल डिस्कवरीज शानदार आविष्कार इन थिंग्स मटेरियल वस्तुओं के क्षेत्र में। पश्चिमी सभ्यता तो इंगेज थी वस्तुओं की खोज करने में, वही भारतीय सभ्यता खोज कर रही थी आत्मा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो विशेष लक्षण है आधुनिक सभ्यता का वो है अनिश्चित वृद्धि करना ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छाओं की, मानव के इच्छाओं की अनिश्चित वृद्धि करा देना, उसके जीवन से चैन और सुकून छीन लेना, यह है आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता। देखिए भारत की सभ्यता अगर आज सुरक्षित है, अगर आज बची हुई है, तो वो केवल अपने मन पर नियंत्रण करने से ही संभव है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, वही जो प्राचीन सभ्यता है भारत की, उसकी विशेषता ये है कि ये इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाती है, यानी कठोर नियंत्रण करती है इन इच्छाओं पर, और स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, कठोर नियंत्रण होता है इन इच्छाओं पर, इन चीजों पर। यानी हम अपनी इच्छाओं को बांध कर रखने वाले लोग हैं, हम इच्छाओं को बढ़ने पर जोर नहीं देते। वी आर इन डेंजर, गांधी जी ने कहा था कि हम तो खतरे में हैं भाई साहब, क्योंकि हम बांट रहे हैं अपनी परमानेंट अच्छाइयों को कुछ क्षण के सुख के लिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो चीजें आज आपके लिए अच्छी हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके भविष्य के लिए भी अच्छी होंगी। आज आप जब रील्स देखते हैं, जब फोन पे गेम्स खेलते हैं, तो आज भले ही ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हों, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप भी जानते हैं कि ये आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कहीं से भी लाभकारी नहीं है। बहुत आसान है, पढ़ाई से आसान काम कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े बोझ से दबे हुए हैं, पढ़ाई एक बोझ की तरह से, तो एक दिन मजदूरी करके देख लीजिए, एक दिन ईंट ढो के देख लीजिए, एक दिन सीमेंट की बोरी ढो के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई आसान है या बिना पढ़े जो वो मजदूरी करते हैं वो आसान है। पढ़ाई आसान है, ये एक तपस्या है जिसका फल जरूर मिलता है, दिल से होनी चाहिए ये तपस्या। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने आश्चर्यजनक खोजें की हैं इन थिंग्स मटेरियल, वस्तुओं के क्षेत्र में, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार हिंदुत्व ने भी मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी, हिंदुत्व ने भी शानदार खोजें की हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिट विचार के क्षेत्र में, और सोल आत्मा के क्षेत्र में हमने भी खोज की है। तो ये आपके हाईलाइट पॉइंट्स रहे, ये आपके जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर के, तो ये सब आपकी हेल्प करेंगे। कल की क्लास जब मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस चैप्टर के हाइलाइट्स और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तब हमें मजा आएगा, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको देने जा रहा हूं 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ही केवल इसी चैप्टर से, और वो 75 मैं आपको याद करा के यहां से भेजूंगा, इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूं। वो सारे क्वेश्चंस आपसे याद हो जाएंगे एक ही सेशन में। कल की क्लास थोड़ी बड़ी होगी हमारी। आइए पैराग्राफ नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। 16 तक हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में 17 से कंटिन्यू करते हुए हम 24 तक जाएंगे। देखिए लिखते हैं गांधी जी, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, दया कुछ तो गड़बड़ है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिंदुज्म, हिंदुत्व में, हिंदुत्व में कुछ तो जरूर है, दैट की,
हैज केप्ट इट अलाइव, जिसने इसे केप्ट रखा है, जिसने रखा है इसे अलाइव अप यानी कि जिंदा। हिंदुत्व में कुछ तो है जिसने इसे जिंदा रखा है, टिल नाउ अब तक, टिल मतलब तक, जिसने इसे अब तक जिंदा रखा है। यानी भारतीय सभ्यता अगर जिंदा है तो गांधी जी कहते हैं कि हिंदुत्व में कुछ तो जरूर है जिसने इसे अब तक जिंदा रखा है। इट हैज विटनेस्ड, ये गवाह है, भारतीय सभ्यता गवाह है, द फॉल पतन का, ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोनिया की, सीरिया की, पर्सिया की और मिस्र की, इजिप्टियन यानी कि मिस्र, सिविलाइजेशंस यानी कि सभ्यताओं के, यानी ये गवाह रहा है मिस्र, पर्सियन, सीरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं के पतन का। भारतीय सभ्यता के सामने ही बेबीलोनिया की सभ्यता, जहां से गणित को एक विषय के रूप में पढ़ने की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने की शुरुआत बेबीलोनिया से हुई थी। तो भारतीय सभ्यता गवाह है बेबीलोनिया, सीरिया, पर्सिया और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का। कास्ट अ लुक, नजर दौड़ाइए, अराउंड यू, अपने चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ या चारों ओर। गांधी जी कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। वेयर इज रोम, रोम कहां है? अपनी सभ्यताओं पे नाज करने वाला रोम की वो सभ्यता कहां है? एंड वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहां है? वो एटिक सभ्यता दिख नहीं रही भाई साहब। नजर दौड़ाइए अपने चारों तरफ, देखिए विश्व को, कहां है रोम, कहां है ग्रीस? कैन यू फाइंड, क्या आप ढूंढ सकते हैं, क्या आप ढूंढ सकते हैं? टुडे, आज, एनीवेयर, कहीं भी, क्या आज आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं द इटली ऑफ गिब्बॉन, गिब्बॉन की इटली को। गिब्बॉन एक लेखक था, इतिहासकार था, जिसने एक बुक लिखी थी द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इससे क्वेश्चन आते हैं, द डिक्लाइन बुक का नाम था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये एक बुक थी जिसके लेखक थे गिब्बॉन, जिनका संबंध है इटली से। कैन यू फाइंड, क्या आप ढूंढ सकते हैं? टुडे, आज, एनीवेयर, कहीं भी, द इटली ऑफ गिब्बॉन, गिब्बॉन की इटली को, और रैदर द एंशिएंट रोम, या प्राचीन रोम को भी कहीं आप ढूंढ सकते हैं क्या? फॉर रोम वाज इटली, रोम के लिए इटली को ढूंढा जा सकता है क्या? क्या आज आप दुनिया में रोम की सभ्यता को, ग्रीस की सभ्यता को ढूंढ सकते हैं? आप जब पुराने दस्तावेज पढ़ेंगे, जब पुराने रिकॉर्ड पढ़ेंगे, रोम की सभ्यताओं की विशेषताओं को जब आप पढ़ेंगे, ग्रीस की सभ्यता की विशेषताओं को जब आप पढ़ेंगे, और तब उस देश में उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन विशेषताओं को जिसे आपने आंकड़ों में पढ़ा है, तो भाई साहब आप खाली हाथ लौट के आ जाएंगे। क्योंकि जैसी सभ्यता वहां बनी थी आज बची नहीं है, सभ्यताएं बदल चुकी हैं, लोग आधुनिक हो चुके हैं, अपनी प्राचीन सभ्यताओं का त्याग कर दिया है लोगों ने। इसलिए गांधी जी बड़े ही दमखम के साथ कहते हैं कि भारत जैसी सभ्यता पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। गो टू ग्रीस, गांधी जी कहते हैं काम करिए, आप ग्रीस जाइए और वहां जाके देखिए, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस, कहां है विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन, यानी एटिक सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, एटिक सिविलाइजेशन का संबंध ग्रीस से है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का। ग्रीस जाइए, कहीं आपको विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता दिख रही है क्या? नहीं दिखेगी। देन, तब, कमिंग टू इंडिया, भारत आकर, लेट वन गो थ्रू, कोई परखे,
द मोस्ट एंशियंट, बहुत सबसे प्राचीन रिकॉर्ड्स, दस्तावेजों को। कह रहे ग्रीक जाइए, क्या आपको विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन दिखी? तब आप भारत आइए और भारत के सबसे पुराने दस्तावेजों को पढ़िए, एंड देन, और तब लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखिए, एंड और यू वुड बी, आप हो जाएंगे कॉन्स्टेंट विवश टू से, ये कहने के लिए, जब आप भारत के पुराने दस्तावेजों को पढ़ेंगे और अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप ये कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि यस, हाँ, आई सी, मैं देख रहा हूं, हियर, यहां पर, एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत को, स्टिल लिविंग, आज भी जिंदा। जब आप भारत आएंगे, भारत के पुराने दस्तावेजों को पढ़ेंगे और अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप ये कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि हाँ, मैं प्राचीन भारत को आज भी जिंदा देख रहा हूं। यह है भारत की खूबी, यह है भारत की विशेषता। अब गांधी जी कहते हैं कि चलो दुनिया कुछ कुछ कहती है, ट्रू, सच है, देयर वर, यानी थे, डंग हिप्स, गोबर के ढेर। डंग का मतलब होता है गोबर। गांधी जी कहते हैं कि यह सच है कि गोबर के ढेर थे, टू, बहुत, हियर, यहां पर, सच है कि यहां गोबर के ढेर बहुत थे, एंड देयर, बट देयर आर रिच ट्रीजर, लेकिन समृद्ध खजाने भी, बरीड, दबे हुए थे, दफन थे, अंडर देम, उन्हीं के नीचे। सच है कि भारत में गोबर के ढेर थे, लेकिन उन्हीं गोबर के ढेर के नीचे खजाने छिपे हुए थे। एंड द रीजन वाई, और ये कारण कि आखिरकार क्यों, इट हैज सर्वाइव्ड, ये बची रह गई है, ये कारण कि आखिरकार भारत की सभ्यता बच कैसे गई, वो ये है कि द एंड विच हिंदुज्म, हिंदुत्व ने जो अंतिम, जो समाप्ति, जो सीमा सेट किया था, बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट, कि ये विकास नहीं करेगा अलोंग मटेरियल, यानी कि वस्तुओं की तरफ, भौतिकता की तरफ ये विकास नहीं करेगा, ये विकास करेगा स्पिरिचुअल लाइंस की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ। यानी कि कारण कि क्यों ये सभ्यता अब तक बची रह गई वो ये है कि पहले ही हिंदुत्व ने निर्धारित कर लिया था कि भारत विकास करेगा भौतिकता के क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, और जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं वो अमर होती है, उनकी आयु लंबी होती है। इसलिए भारत की सभ्यता बची रह गई, क्योंकि हमने अपने मन को नियंत्रण करने पर बल दिया था, हमने आध्यात्म की क्षेत्र में ईश्वर के शरण में जाने की कोशिश की थी, और जो उसके शरण में चला गया फिर क्या आदि ना अंत हो जिसका। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, यानी हमारा स्वराज्य, डिपेंड्स, निर्भर करता है, नॉट, नहीं, अपॉन मल्टीप्लाइंग, वृद्धि करने पर। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य, ये निर्भर नहीं करता इच्छाओं को बढ़ाने पर, आसक्ति को बढ़ाने पर, ये उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये निर्भर करता है रिस्ट्रिक्टिंग, रोक लगाने पर, वांट्स, इच्छाओं पर, सेल्फ डिनायल, खंडन करने पर, खुद ही अपने आप पर नियंत्रण लगाने पर भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत का स्वराज्य निर्भर करता है। हमारा स्वराज्य इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं, इच्छाओं को खुद ही रोकने पर निर्भर करता है। ये लड़ाई खुद से खुद की है और खुद को ही हराना है, अपने अंदर के छुपे पशु को मारना है, मनुष्यता का प्रमाण देना है। यही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सबसे बड़ी चीज है। 21 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता,
इज है, नो डाउट, बेशक, निस्संदेह, कोई शक नहीं है कि यूरोप की सभ्यता अनुकूल है फॉर द यूरोपियंस, यूरोप वासियों के लिए। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि यूरोप की सभ्यता यूरोप वासियों के लिए अनुकूल है, बट लेकिन इट विल मीन, ये होगा, इसका मतलब होगा रून, बर्बाद हो जाना, फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए, इफ वी एंडेवर, अगर हमने प्रयास किया, टू कॉपी इट, इसकी नकल करने का। कह रहे हैं कि गांधी जी कहते हैं कि यूरोप की सभ्यता, कोई शक नहीं है कि वो अनुकूल है यूरोप वासियों के लिए, लेकिन अगर भारत के लोगों ने इसे नकल करने का प्रयास किया तो ये भारत के लिए बर्बादी का कारण बनेगी। दिस इज नॉट टू से दैट, कहने का मतलब ये नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट, हम अपनाए नहीं, एंड एसिमिलेट, यानी कि हम ले नहीं, अपनाए नहीं, वटेवर, जो भी, मे बी गुड, अच्छा हो सकता है, एंड कैपेबल, और योग्य हो सकता है, ऑफ एसिमिलेशन, अपनाने के, बाय अस, हमारे द्वारा। गांधी जी कहते हैं कि अब कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ ले ना पाए, कुछ अपनाए नहीं पश्चिमी सभ्यता से, जो भी पश्चिमी सभ्यता में अच्छा हो सकता है या जो अपनाने के लायक हो सकता है, अगर कोई ऐसी चीज है जो पश्चिमी सभ्यता में अच्छी है तो हमें उसे अपनाना चाहिए। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस, यूरोप के लोग, विल नॉट हैव टू पार्ट, अलग ना हो, विद, इन चीजों से, वटेवर, जो भी, इविल, यानी कि बुराई, कमी, जो भी बुराई, माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, जो भी बुराई उनकी सभ्यता में शामिल है, उस बुराई को यूरोप के लोग ना छोड़े, कहने का मतलब ये भी नहीं है। बहुत ही तीखे भाषा में गांधी जी यहां कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं जरा इस चीज पे ध्यान देते हैं कि गांधी जी के एक्चुअली कहने का मतलब क्या है। गांधी जी कहते हैं, दिस इज नॉट टू से दैट, मतलब कहने का मतलब, दिस इज नॉट टू से दैट, कहने का मतलब ये नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट, हम ले नहीं सकते हैं, एंड एसिमिलेट, और अपना नहीं सकते हैं, वटेवर, जो कुछ भी, मे बी गुड, अच्छा हो सकता है, एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन, और अपनाने के लायक हो सकता है, बाय अस, हमारे द्वारा। अगर कोई चीज है जो अच्छी है, जो अपनाने के लायक है, उसे आप अपनाइए। और फिर यूरोपवासियों के लिए वो कहते हैं कि इनके लिए भी ये है कि वो पार्ट करे, वो अलग कर ले, उन सभी चीजों को खुद से अलग कर ले, उन सभी बुराइयों को वो खुद से अलग कर ले जो उनकी सभ्यता में आके शामिल हो गई है। तो यूरोपवासी भी सुन ले, उनके लिए गांधी जी का संदेश है कि अगर आपकी सभ्यता में कुछ बुराइयां हैं तो पहले आप उन बुराइयों को छोड़ दीजिए। दिस इंसेसेंट सर्च, ये जो निरंतर खोज है, फॉर मटेरियल कंफर्ट, यानी कि वस्तुओं से संबंधित, मटेरियल यानी कि भौतिक, और कंफर्ट का मतलब होता है सुविधा, आराम, यानी भौतिक आराम का जो निरंतर खोज चल रहा है कि हम क्या करें कि जिंदगी और आसान हो जाए। लगातार हम खोज पे खोज कर रहे हैं जिंदगी को आसान करने के लिए, आराम के लिए। तभी तो ये फोन बने, ये डिजिटल बोर्ड बना, ये दुनिया जो बड़ी तेजी से बदल रही है, सब मटेरियल कंफर्ट के लिए भाग रहे हैं। तो ये जो निरंतर खोज है भौतिक सुविधाओं का, एंड देयर मल्टीप्लीकेशन, और उनकी वृद्धि का, इज सच एन इविल, ये एक ऐसी बुराई है, ये बहुत बड़ी बुराई है। यानी कि भौतिक सुविधाओं को खोजना,
उन्हें और बढ़ाते जाना, ये बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, गांधी जी कहते हैं कि और मैं बड़े ही साहस के साथ कहता हूं कि द यूरोपियंस, यूरोप के लोग, देमसेल्व्स, खुद ही विल हैव टू रिमॉडल, यूरोप के लोगों को खुद ही फिर से तैयार करना होगा देयर आउटलुक, अपने दृष्टिकोण को। यूरोप के लोगों को अपना दृष्टिकोण फिर से तैयार करना होगा, जैसे वो जिंदगी को देख रहे हैं उसे बदलना होगा, अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा। डराते भी हैं गांधी जी। इफ, अगर, दे आर नॉट टू पेरिस, अगर वो तबाह नहीं होना चाहते हैं, अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स, यानी आराम के भार के नीचे दबकर यदि वो मरना नहीं चाहते हैं, तो फिर उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। टू विच, जिसके दे आर बिकमिंग, में बनते जा रहे हैं स्लेव्स, गुलाम। गांधी जी कहते हैं कि यूरोप वासियों को फिर से अपना दृष्टिकोण तैयार करना होगा, अगर वे तबाह नहीं होना चाहते हैं उन आराम के बोझ के नीचे जिसके वे गुलाम बनते जा रहे हैं। इट मे बी दैट, अब गांधी जी थोड़ा खसक रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि माई रीडिंग, मेरी पढ़ाई, इज रॉन्ग, गलत हो सकता है कि मैंने यूरोपीय सभ्यता को उतनी अच्छे से स्टडी ना किया हो सकता है कि मेरी पढ़ाई गलत हो, बट आई नो दैट, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन, दौड़ना, आफ्टर द गोल्डन प्लीज, यानी कि रोएदार, सुनहले रोए वाले जीव को ढूंढना, गुल्लर के फूल को ढूंढना, इस टू कोट, वो आमंत्रण देना है, सर्टेन डेथ, निश्चित मृत्यु को। यहां एक वर्ड गांधी जी ने यूज किया है, गोल्डन फ्लीज, जिसका मतलब होता है हर वो चीज जिसे पाना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू फाइंड। अपने लोकल भाषा में हम कहते हैं गुल्लर का फूल, तुम तो गुल्लर के फूल हो गए हो। तो गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि यूरोप के लिए मेरी जानकारी सही या गलत हो, लेकिन भारत के लिए एक ऐसी चीज के पीछे दौड़ना, स्वर्ण के, मृग के पीछे दौड़ना, ये निश्चित ही मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर है। टुडे इट इज सर्टेन, आज ये निश्चित है। गांधी जी कहते हैं कि आज ये निश्चित है, टुडे इट इज सर्टेन, आज ये निश्चित है, दैट, कि द मिलियंस, लाखों लोग, कैन नॉट हैव, लाखों लोगों के पास नहीं हो सकता है, हाई लिविंग, उच्च जीवन, एंड विद फ्यू, और हम में से कुछ लोग, हु, जो, प्रोफेस, ढोंग करते हैं, टू डू द थिंकिंग, सोचने का, फॉर द मासेस, जन समूहों के लिए, यानी जनता के लिए, रन द रिस्क, वो जोखिम उठा रहे हैं, इन अ वेन, बेकार में, सर्च, खोजकर, आफ्टर हाई लिविंग, यानी उच्च जीवन की खोज कर रहे हैं, मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी खोकर, मिसिंग, खोकर, हाई थिंकिंग, उच्च विचार को। देखिए सीधी सी बात है कि जीवन होना चाहिए सीधा, सीधा, सादा जीवन, उच्च विचार। गांधी जी का यही तो लाइन था, और यही भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी चीज भी है कि सादा जीवन होना चाहिए लेकिन विचार ऊंचे होने चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। तो गांधी जी ने क्या कहा कि दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है, दैट, कि द मिलियंस, लाखों लोग, कैन नॉट हैव, लाखों लोगों के पास नहीं हो सकता, हाई लिविंग, ऊंचा जीवन, उच्च जीवन लाखों लोगों के पास नहीं हो सकता, ये निश्चित है, गरीबी बनी रहेगी। एंड वी द फ्यू, और हम में से जो कुछ लोग हैं, कुछ नेता टाइप के लोग, जो ये ढोंग कर रहे हैं कि हाँ हम सोचते हैं जनता के लिए, तो वो जोखिम उठा रहे हैं बेकार में, क्योंकि
हाई लिविंग के पीछे पड़ना हाई थिंकिंग को छोड़कर ये कहीं से सही नहीं है। पहले जीवन को सादा बनाइए, फिर विचार ऊंचे रखिए, जीवन बदलेगा। सिविलाइजेशन, सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी वास्तविक समझ में पूछा जाए तो सभ्यता क्या है, तो ये कंसिस्ट, इसमें निहित है, इसमें शामिल है, इच्छाओं की वृद्धि में शामिल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में शामिल नहीं है। ये डेलिब्रेट यानी विचार करके और वॉलंटरी अपने ही इच्छा से रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी जो हम लगा रहे हैं, रोक जो लगा रहे हैं अपनी इच्छाओं पर, उसमें निहित है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के 2 नंबर के लिए बीबीआई क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहां पे आपके एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि व्हाट इज द civilization in the real sense of term, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, आंसर दीजिएगा। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, यानी सच पूछिए तो सभ्यता इच्छाओं के वृद्धि में शामिल नहीं है, बल्कि ये विचार पूर्वक और अपनी इच्छा से इच्छाओं की पाबंदी पे है। दिस अलोन इंक्रीजेस, ये अकेले बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ये अकेले बढ़ाता है, एंड प्रमोट, और ये बढ़ावा देता है, ये अकेले बढ़ाता है और बढ़ावा देता है कंटेंटमेंट यानी कि संतोष को, रियल हैप्पीनेस सच्ची खुशी को, एंड कैपेसिटी और क्षमता को, फॉर सर्विस सेवा के लिए, सेवा के लिए क्षमता को, सच्ची खुशी को और संतोष को बढ़ावा देता है। तो अपने आप को रोकिए। अब यह है लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का। गांधी जी कहते हैं कि अ सर्टेन डिग्री, एक निश्चित अवस्था, अ सर्टेन डिग्री एक निश्चित अवस्था ऑफ फिजिकल यानी कि शारीरिक, शारीरिक हार्मोनी, सामंजस्य, शारीरिक सामंजस्य की एक निश्चित अवस्था, एंड कंफर्ट और आराम इज नेसेसरी, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कष्टप्रद जीवन जीने लगे, ठंड में भी हम बनियान पहन के घूमने लगे कि नहीं नहीं भाई हम भौतिकता का विरोध कर रहे हैं, हम खाना ही ना खाएं, ये तो गलत है। शारीरिक सामंजस्य का एक निश्चित अवस्था, आराम की भी एक निश्चित अवस्था जरूरी है, बट लेकिन एबव यानी ऊपर, ज्यादा, एबव अ सर्टेन लेवल एक निश्चित सीमा के बाद, इट बिकम्स ये बन जाता है अ हाइंड्रेंस यानी कि बाधा, इंस्टीड ऑफ यानी कि के बदले, हेल्प सहायता के, एक निश्चित सीमा के बाद ये सहायता के बदले बाधा बन जाता है। ज्यादा आराम करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। देयरफॉर इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अल्टीमेट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, इसलिए ये जो आपके पास विचार आया है, ये जो आदर्श बना है आपका बनाने का, असीमित इच्छाओं को बनाने का जो विचार है और उन्हें पूरा करने का जो विचार है, सिम्स ये लगता है टू बी अ डिल्यूजन, एक भ्रम, एंड अ स्नेर और एक जाल की तरह।
यानी कि बहुत सारी इच्छाएं बनाना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना, ये एक भ्रम है जो आपको उलझा के रखेगा। द सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्टि है, ऑफ वंस फिजिकल नीड, किसी के शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहां तक कि मानसिक जरूरत, शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, मानसिक जरूरतों की संतुष्टि, मस्ट मीट, ये मिलने चाहिए, एट अ सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर, अ डेड स्टॉप, एक मृत बिंदु पर, बिफोर इट डीजेनरेट, यानी कि बिगाड़ने से पहले, इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वल्पोनेस, यानी कि अगर आप लाइन का मतलब समझिए, गांधी जी कहते हैं कि बहुत सारी इच्छाओं को बनाना, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करना भ्रम है, जाल है, क्योंकि किसी की भी शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि और उसके यहां तक कि उसके मानसिक संतुष्टि की भी, ये मिलते हैं, ये मिलेंगे एक निश्चित बिंदु पर, जो ऐसा कहिए कि कभी शरीर की जरूरतें खत्म होंगी नहीं, मानसिक जरूरतें खत्म होंगी नहीं। तो इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेलफेयरनेस, यानी कि शारीरिक और मानसिक विलासिता को जन्म देने से पहले ये एक अनिश्चित बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि अपने को यहां रोकना है। अ मैन, एक आदमी को, मस्ट, जरूर चाहिए, अरेंज, व्यवस्थित करना, एक आदमी को, इंसान को व्यवस्था करनी चाहिए, हिज फिजिकल, अपने शारीरिक, एंड कल्चरल, और अपने सांस्कृतिक, सरकमस्टांस, यानी कि माहौल का, इंसान को ऐसे शारीरिक और सांस्कृतिक माहौल का निर्माण करना चाहिए, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हाइंडर हिम, वे उसे बाधा ना पहुंचाए, उसकी सोच, उसकी इच्छाएं उसे बाधा ना पहुंचाए, इन हिज सर्विस, उसके कार्य में, कार्य क्या है, ह्यूमैनिटी, मानवता के, ऑन विच, जिस पर, ऑल हिज एनर्जी, उसकी सारी ऊर्जा, शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, केंद्रित होनी चाहिए। कह रहे हैं गांधी जी, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि इंसान को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक माहौल का निर्माण करना चाहिए, ताकि वे बाधा न पहुंचाए उसके कार्य में, और कार्य क्या है, मानवता की सेवा करना, जिसके ऊपर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए, यानी सारी ताकत लगा दीजिए आप मानवता की सेवा करने में, यही गांधी जी ने कहा, और आज आपका चैप्टर यहीं पर आके खत्म भी हो गया। अब जब हम अपने अगली क्लास में आएंगे स्टूडेंट, तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आएंगे, जहां पहले मैं इस सारे चैप्टर की हाइलाइट्स आपको दूंगा, बहुत अच्छी बातें भी करेंगे, इस चैप्टर को पूरा निचोड़ेंगे हम, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही।